ऑलमोस्ट आर्टिकल 55 तक हमने प्रेसिडेंट के विषय में बात कर ली थी, उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्या इलेक्शन का प्रोसेस रहता है प्रेसिडेंट के। ठीक है, ये सारी बातें तो ऑलरेडी हम किए हुए हैं कल। हम अपनी उस स्लाइड तक पहुंचते हैं जहां पे हमको आज की बात शुरू करनी है। देखिए, एक चीज़ तो हमने कल आपको क्लियर कर ली थी कि इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है। ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ओनली वही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। किस में? लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। और स्टेट्स में जब आते हैं तो आपको, जैसे स्टेट्स में हमारा विधानसभा और विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, तो उसमें से सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के मेंबर्स, और वो भी कौन? जो इलेक्टेड हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इलेक्टेड जो मेंबर्स होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे। किस में? जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब एक अगला क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से ये इलेक्शन का प्रोसेस चलता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन इससे आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आर्टिकल 52 में हमने क्या कर दिया कि पोजीशन, उसकी पोस्ट एक डेजिग्नेशन रहेगी। आर्टिकल 53 में बता दिया कि एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास रहती हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स सब कुछ प्रेसिडेंट के पास में रहती हैं। आर्टिकल 54 में हमने बता दिया कि किस तरीके से उनका इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। अब हमको आर्टिकल 55 में ये देखना है कि इलेक्शन की पद्धति क्या रहती है, इलेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से रहता है, उसको हम देखते हैं। आइए देखिए, जब हम बात करें कि किस तरीके से इनका इलेक्शन होगा, तो एक चीज़ तो हमने बोली कि स्टेट और सेंटर दोनों के रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। अभी इन सब चीज़ों को आप मत ध्यान दीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस करिए। स्टेट और सेंटर दोनों के रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो स्टेट्स में आपके एमएलए होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य। और जो आपके पार्लियामेंट होती है उसके मेंबर्स रहते हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स भी। ठीक है, पार्लियामेंट के मेंबर्स भी होते हैं। तो ये पार्लियामेंट के मेंबर्स और जो स्टेट के जो मेंबर होते हैं, जब मान लीजिए आप यूपी में अभी 403 सीट्स के लिए इलेक्शन हुए थे। ठीक है, तो अब अगर 403 सीट्स के ये जो इलेक्शन हुए हैं, ये अपने अपने वोट जब देते हैं, जब ये क्या करते हैं, अपने अपने वोट देते हैं, तो 403 मेंबर हैं तो इनके 403 वोट पड़े, 403 वोट पड़े। तो क्या नंबर को हम 403 में काउंट करेंगे? क्या हम इसको 403 वोट काउंट करेंगे? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इसी तरीके से अगर लोकसभा में 543 मेंबर हैं, तो 543 मेंबर्स अगर इलेक्टेड मेंबर हैं और वो वोट कर रहे हैं, तो क्या हम 543 वोट काउंट करेंगे? तो नहीं, ऐसा भी नहीं होता। एक वोट की वैल्यू, हर एक वोट की एमएलए की वैल्यू अलग होती है, और हर एक जो हमारा एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसके वोट की वैल्यू अलग होती है। इनकी वैल्यूज़ अलग अलग होती है। तो क्या क्या वैल्यूज़ होती है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी है, 1 एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी है, तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स हैं वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में। ठीक है, इलेक्टेड सीट्स कितनी हैं या मेंबर्स कितने हैं वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये दो चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आप 1/2 कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, और इसमें 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो जो भी वैल्यू आएगी वही क्या होती है, वही एक एमएलए के वोट की वैल्यू रहती है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि जिससे कि जो स्टेट्स हैं, कोई स्टेट बड़ा है कोई छोटा है, तो अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन उनका रिप्रेजेंटेशन हो सके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अगर मान लीजिए स्टेट पॉपुलेशन अधिक है तो एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होगी, अधिक हो जाएगी। और इसीलिए यूपी जैसा जो इलेक्शन स्टेट है वो बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पर अधिक है, इलेक्टेड मेंबर्स अधिक हैं। तो जो यूपी में अगर गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है, सीट उसकी अधिक आ जाती हैं, तो सीधा सा उसका मतलब होता है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसमें भी उसको एडवांटेज हो जाएगा। महाराष्ट्र में जैसे सीटें अधिक हैं तो वहाँ पर एडवांटेज हो जाएगा, एमपी में एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हुई, अब जैसे साउथ के स्टेट ले लीजिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, रिलेटिवली यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, कम है। केरल, तो अब ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग कहेंगे कि भाई हमारी पॉपुलेशन तो कम है तो तुम हमको तो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो। एक तो तुम बना रखे हो पॉलिसी हम दो हमारे दो, और हम दो हमारे दो से हम दो हमारे एक पे ले आके हम पॉपुलेशन कंट्रोल भी कर रहे हैं और तुम हमारा रिप्रेजेंटेशन भी घटाते जा रहे हो, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो भैया सब लोगों ने कहा चलो भैया तुम लोग ये कर रहे हो तो हम एक काम करते हैं, जो 1971 में जो सेंसस हुआ है, 1971 में जो जनगणना हुई थी, हम उसको फिक्स कर दे रहे हैं कि इस डेट को 1971 के जनगणना के समय, 1971 की सेंसस के समय यूपी की जो पॉपुलेशन रही होगी, आंध्रा की जो पॉपुलेशन रही होगी, आज जैसे जो तेलंगाना बन गया हो उसके उस पोर्शन की उतनी जो उस समय पॉपुलेशन रही होगी वही पॉपुलेशन काउंट होगी, उसके बाद की नहीं। तो उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था भैया कि पॉपुलेशन कंट्रोल चलना है, उस समय तो सब लोग अपने अपने हिसाब से बढ़ा रहे थे, बच्चे पैदा कर रहे थे, तो उस समय के हिसाब से हम इसको फिक्स कर दे रहे हैं। उसके बाद समय समय पर इसको रिवाइज़ किया जाता है और प्रेजेंट में ये है कि 2031 में जब सेंसस होगा, 2031 में जब अगला सेंसस होगा तो उसकी पॉपुलेशन को इसमें लिया जाएगा, लेकिन जब तक ये पहुंचेगा तब तक इसको फिर से आगे बढ़ा दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि 1971 वाला ही चले, क्योंकि आज तक ऐसा ही होता आ रहा है। तो पॉपुलेशन इसमें जो ली जाती है कब की ली जाती है, 1971 के सेंसस की ली जाती है, ठीक है। और एक वोट की वैल्यू एमएलए की कितनी हुई, स्टेट की पॉपुलेशन अपॉन लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड मेंबर की जो संख्या है, वो स्टेट में इलेक्टेड मेंबर्स की जो संख्या है उनको आप डिवाइड कर दीजिए तो वही आपको निकल के दे देता है। उसमें 1 to 1.1000 कर दीजिए तो वो आपको एक एमएलए की सीट की वैल्यू दे देता है, एक एमएलए के वोट की वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो एक एमएलए के वोट की वैल्यू आपको मिल जाती है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि भाई एमपी का क्या होगा, एमपी के संबंध में क्या करेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझिएगा, मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक वोट की वैल्यू क्या होगी, मोदी जी के एक वोट की वैल्यू क्या होगी, राहुल गांधी के एक वोट की क्या वैल्यू होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, टोटल कितने एमएलएज हैं पहले तो ये देखेंगे आप, टोटल कितने एमएलए हैं, कितने एमएलए हैं ये देखेंगे। उसके बाद में इन टोटल एमएलएज के कितनी वोट की वैल्यू आ रही है, हर एक एमएलए की वोट की वैल्यू देखी जाएगी स्टेट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए यूपी के एक एमएलए की वोट की वैल्यू समथिंग आई, ठीक है, मान लीजिए 50 आ गई, तो 403 एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी आई मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 50 × 403 हो गया। इसी तरीके से आंध्रा में आप चले जाइए, मान लीजिए 1 एमएलए की वोट की वैल्यू आई, कितनी आई 25 मान लीजिए, एग्जैक्ट तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद 26 सीटें अभी हो गई हैं वहाँ पर, 26 या 28 हैं। तो
तो 26 इंटू 25 टोटल की हो जाएंगी। इसी तरह अदर स्टेट्स का सबका देख लीजिए, अदर स्टेट्स का सबका देख के सबके एमएलएस की टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, वोट की वैल्यू, उसको काउंट कर लीजिए और उनको ऐड कर दीजिए सभी स्टेट के। तो एमएलए के वोट की वैल्यू हमको काउंटेड हो गई, मान लीजिए ये नंबर 1 हो गई। उसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा, कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे, कौन, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, उनको देख लीजिए कि कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं और इसको आप डिवाइड कर दीजिए एमएलए के टोटल वैल्यूज़ में, एमएलए के वोट के टोटल वैल्यू अपॉन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ MLA's vote upon elected members of Lok Sabha and राज्य सभा। तो ये आपको क्या दे देता है, एक सांसद के मत का मूल्य, मतलब एक पार्लियामेंट के मेंबर के वोट की वैल्यू दे देता है। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाता है कि एक एमपी के और एक एमएलए के वोट की क्या वैल्यू है, एक एमपी के और एक एमएलए के वोट की क्या वैल्यू है, ये आपको यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक जानकारी यहाँ से ये मिल जाती है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि आगे इनका इलेक्शन अब किस तरीके से होगा। वोट की वैल्यू तो हम जान गए। एक अभी और बात क्या बताई थी, 42nd अमेंडमेंट में फिक्स कर दिया गया कि 1971 का जो सेंसस हुआ था वही पॉपुलेशन रहेगी। इसको बाद में 84th अमेंडमेंट जब किया गया था 2001 में, तो 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है कि 2026 तक जो रहेगा प्रोसेस, ये 1971 का ही सेंसस लिया जाएगा, उससे बात का नहीं। तो 2026 के बाद में अगली जनगणना 2031 में प्रस्तावित है। तो 2031 के सेंसस के समय अगर कोई चेंज नहीं होता है तो ये वाला ले लिया जाएगा, लेकिन तब तक यही चलता रहेगा और जब तक वे समय आएगा तब तक आप ये जान लीजिए कि इसको फिर से बढ़ा दिया जाएगा और यही वाला चलता रहेगा। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ फिक्स पैटर्न पर चलती हैं और चलती रहेंगी। अब एक और चीज़, किस तरीके से इनका वोटिंग होता है, किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको समझते हैं। एक इनका देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, ठीक है, प्रोपोर्शनल एक तरीके से इनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। किस तरीके से रहता है उसको हम देखते हैं एकल संक्रमणी मत के द्वारा। देखिए, मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े हो गए हैं, 3 कैंडिडेट खड़े हो गए हैं किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट खड़े हो गए हैं। मान कितने कैंडिडेट खड़े हो गए, 3 कैंडिडेट। मान लीजिए एक अरविंद केजरीवाल कहे कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, वो खड़े हो गए। ममता दीदी बोली मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, वो खड़ी हो गई। और अमित शाह बोले मैं बनूंगा, वो खड़े हो गए। 3 लोग खड़े हो गए कि भैया मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। तीनों लोग खड़े हो गए कि मैं बनूंगा, क्या करना है बताओ तुम लोग। तो सबने कहा ठीक है, खड़े हो गए हो, कोई बात नहीं, पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसको किसको कितना वोट मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल तो जल्दी में रहते हैं, कह दिए हाँ ठीक है जल्दी जल्दी करो सब। तो सबसे पहले बात क्या हुई कि कोटा निकाला जाएगा। कोटे के अनुसार ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन विनर है, कौन विनर है। तो कोटे के अनुसार टोटल वोट के कितना रहा, टोटल वोट मतलब एमएलए और एमपी के वोट की वैल्यू अपॉन 2+1, मतलब इनका जितना वोट, एक तरीके से वोट की वैल्यू, वोट वैल्यू +1 मतलब 50% अपॉन 2 मतलब 50% +1। 50% से एक वोट जिसका ज़्यादा हो जाएगा वो बन जाएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो 50% +1 जिसको मिलेगा वो जीत जाएगा। सब ने कहा हम तैयार हैं, ठीक है चलो खेलते हैं, हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, सब लोग वोट दो।
सबने कहा ठीक है, चलो खड़े हो जाओ सब लोग, और मान लीजिए कि 100 लोग हैं, 100 ऐसे लोग हैं जो वोट कर रहे हैं। टोटल एक हम ले रहे हैं कि MP MLA सब मिला के टोटल मान लीजिए 100 लोग एक तरीके से वोट कर रहे हैं। ठीक, तो 100 लोग अगर वोट कर रहे हैं, 100 वैल्यू है अगर उसकी, तो क्या होनी चाहिए वैल्यू? 50 + 1, 50 + 1 में परसेंट +1 में इनकी जीत हो जाएगी। 100 का आधा 50%, 50 हो गया, + 1 51। 51 लोग अगर वोट जिसको कर देंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, 51 लोग वोट करेंगे तो जीत जाएगा। अब 3 कैंडिडेट हैं, तो इनको वोटिंग किस तरीके से होती है ये समझिए। ये हैं अरविंद, ये है ममता, और ये कौन है? ये हैं अमित शाह। ठीक है, ये हैं अमित शाह। अब 100 लोगों को वोट करना है, टोटल 100 लोगों को वोट करना है। तो जनरली जब आप इलेक्शन में जाते हैं वोट देने, लोकसभा इलेक्शन होता है, विधानसभा इलेक्शन होता है, तो EVM में आप क्या करते हैं? EVM में कमल का फूल है, हाथ का पंजा है, झाड़ू है, आप उसके आगे का बटन दबा देते हैं और उसको वोट दे देते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक वोट दिए, सिर्फ एक वोट दिए जिसको आपको देना था। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। ये 100 लोग क्या करते हैं? अपना अपना प्रेफरेंस बताते हैं। क्या करते हैं? अपना अपना प्रेफरेंस, वरीयता बताते हैं। मान लीजिए से इसमें से 32 लोग ऐसे हुए जो इन्होंने कहा, ये अपना प्रेफरेंस बताएंगे। 100 लोग, ये फर्स्ट प्रेफरेंस 3 लोग खड़े हैं, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस। मतलब कैसे? हम सबसे पहले चाहते हैं अरविंद केजरीवाल बने, उसके बाद हम चाहते हैं ममता दीदी बने, उसके बाद हम चाहते हैं अमित शाह। कुछ लोग कहेंगे हम सबसे पहले चाहते हैं अमित शाह बने, उसके बाद ममता दीदी बने, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल बने। कुछ कहेंगे हम सबसे पहले ममता को चाहते हैं, उसके बाद अरविंद को चाहते हैं, फिर उसके बाद अमित को चाहते हैं। तो 100 लोग अपना अपना एक प्रेफरेंस ऑर्डर दे देते हैं कि हम सबसे ज़्यादा किसको पसंद कर रहे हैं और सबसे कम किसको पसंद कर रहे हैं। तो मान लीजिए पहले राउंड में होता है कहानी, सब लोग अपना अपना पसंद बता दिए। 100 लोग अपना वो इस तरीके से पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद दे दिए कि इस तरीके से हमने दे दिया। अब काउंटिंग इसकी शुरू हुई। काउंटिंग एक बार में नहीं ख़त्म होती है। अगर एक बार में किसी को 50 + 1 मिल गया, 51 लोग पसंद कर लिए, तब तो ठीक है। मान लीजिए अरविंद केजरीवाल को 32 लोगों ने पसंद किया पहले बार में, कि अरविंद केजरीवाल को 32 लोग पसंद किए हैं, ममता दीदी को कितने लोग पसंद किए? मान लीजिए 27 लोग पसंद कर लिए। 7 2 9 हो गया, 3 2 5, 100 में से माइनस कर लीजिए, 59 कितना आ जाएगा? 41 आ गया। ठीक है, इतना ही हुआ, 41 आ गया। अब यहाँ पर लीड कौन कर रहा है? अमित शाह लीड कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा पीछे कौन है? ममता दीदी हैं। तो अब क्या किया जाएगा? पहले राउंड के बाद में सबसे कम वोट आए किसको? ममता दीदी को। तो ममता दीदी को से कह दिया जाएगा टाटा बाय बाय, आप जाइए, आप गेम से बाहर होती हैं। क्यों? क्योंकि आपके सबसे कम वोट आए। अब मैदान में कौन बचा? अरविंद केजरीवाल और अमित शाह बचे। अरविंद और अमित शाह बचे हैं। अब ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट थे सेकंड नंबर पर ममता दीदी को जितने लोगों ने वोट दिया। थोड़ा सा मैं फिर से रिवाइज एक बार करता हूँ, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो। फिर से इसको समझिए। टोटल वोट देने वाले कितने लोग थे? 100 ने दिया वोट, 100 ने दिया वोट, 100 ने वोट दिया। पहली प्रेफरेंस किसी ने दी किसको? अरविंद केजरीवाल को। दूसरी प्रेफरेंस दी किसी ने? ममता को। और तीसरी प्रेफरेंस दी किसी ने? अमित शाह को। और उसके बाद में हुई क्या? काउंटिंग में सबसे पहले ये देखा गया कि पहली प्रेफरेंस में, फर्स्ट प्रेफरेंस में किसको किसको कितने वोट मिले हैं। तो अरविंद केजरीवाल को कितने थे? 32 थे।
और 27 थे ममता बनर्जी को और 41 थे अमित शाह को। मतलब 32 लोग ये चाहते थे सबसे ज़्यादा कि 32 लोग की ये मानना था कि आप अरविंद केजरीवाल को बनाइए, उनकी पहली पसंद थे ये। 27 लोगों की पहली पसंद ममता बनर्जी थी, 41 लोगों की पहली पसंद अमित शाह थे, और ये निकल कर आया किसमें, पहले फेज़ की काउंटिंग में। तो पहली फेज़ की काउंटिंग में जो पिछड़ गया, जो तीसरे नंबर पे रहा, उसको हम कर देते हैं बाहर, उसको हम कर देते हैं बाहर। किस लिए, जब हम दूसरी काउंटिंग में जाएंगे तो उसको हम नहीं लेंगे, कंसीडर करेंगे, हम सिर्फ केजरीवाल को कंसीडर करेंगे और अमित शाह को करेंगे। अब क्या करेंगे उसके बाद में, इनको तो हमने बाहर कर दिया, लेकिन जो इनको 27 लोगों ने क्या कहा है, 27 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस में इनको रखा है। किसको रखा है, 27 लोगों ने ममता दीदी को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, लेकिन 27 लोगों ने साथ ही सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस में भी तो बताया होगा कि सेकंड नंबर पे कौन होगा, थर्ड नंबर पे कौन होगा, ये भी तो कुछ बताया होगा इन्होंने। ठीक है, तो मान लीजिए सेकंड नंबर की चॉइस में इन्होंने कितना, 20 लोगों ने ये कह दिया, 20 लोगों ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल बनने चाहिए, और 7 लोगों ने कहा अमित शाह बनने चाहिए। 7 लोगों ने कहा कि अमित शाह बनने चाहिए और 20 लोगों ने कहा अरविंद केजरीवाल बनने चाहिए। तो जब दूसरे फेज़ की वोटिंग होगी तो ये जो 32 इनको मिले हुए थे पहली पसंद में, प्लस ये जो 27 के जो 20 इनको हैं, उसको भी इनको ऐड कर दिया जाएगा। तो इनका टोटल वोट कितना हो गया, 52। और इसी तरीके से अमित शाह को 41 जो पहले मिले थे, उसमें इनकी पसंद के 7 वोट भी ऐड कर देंगे, तो इनके कितने हो गए, 48। और टोटल कितने पसंद के, कितना चाहिए था सिलेक्शन के लिए, 50 + 1, और कितने हो गए, 51 हो गए। तो मतलब कौन जीत गया, अरविंद केजरीवाल जीत गए। इन्होंने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए और अमित शाह हार गए। समझ में आया, नहीं आया तो फिर से क्लियर करते हैं। सबसे पहले कोटा देखते हैं। कोटा मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं, कितने लोग वोट करने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट वैल्यू क्या है, एक तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर /2 + 1, मान लीजिए 100 लोग वोट कर रहे हैं, 100 लोग वोट कर रहे हैं, तो 100/2 + 1 मतलब 51 वोट पे वोटिंग कंसीडर हो जाएगी, जीत जाएंगे। 3 कैंडिडेट खड़े हुए, अरविंद, ममता और अमित। ठीक है, प्रेफरेंस 100 लोगों ने अपनी अपनी दी। पहले राउंड की वोटिंग के बाद पता चलता है कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस 32 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये पसंद किया कि आप अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रपति बनाइए। 27 लोगों ने पसंद किया कि आप ममता दीदी को राष्ट्रपति बनाइए। 41 लोगों ने पसंद किया कि आप अमित शाह को राष्ट्रपति बनाइए। सबसे पीछे जो रहा उसको हमने बाहर कर दिया और ये देखा कि इन 27 लोगों ने अपने बाद के प्रेफरेंस में किसको रखा है। तो इन 27 लोगों ने पहले नंबर पर तो ममता दीदी को रखा था, लेकिन दूसरे नंबर पे के लिए इनके बीच में डिवीज़न था। 20 लोग ऐसे थे जो ये चाह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल रहें और 7 लोग ऐसे थे जो अमित शाह को मान रहे थे। 20 लोगों ने अपना सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया, अरविंद केजरीवाल को, और 7 लोगों ने अपना सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया, अमित शाह को दिया। तो ये जो 20 थे वो इसमें सेकंड राउंड में ऐड हो जाते हैं और ये 7 जो थे ये 7 इनके ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनका हो जाता है टोटल 52 और इनका हो जाता है 48 और हमको चाहिए कितने थे, 51। तो ये इस तरीके से जीत जाते हैं। कौन, केजरीवाल। यही इलेक्शन का प्रोसेस हो रहता है किसके, राष्ट्रपति के इलेक्शन का। फर्स्ट राउंड में जैसे यहाँ पर ABC करके A को 35 मिले, B को 40 मिले, C को 25 मिले, टोटल 100 हैं। विनिंग के लिए 51 चाहिए थे। लास्ट के में सेकंड प्रेफरेंस को देखते हैं, मतलब यहाँ पर सबसे लास्ट में कौन था, 25 था, तो 25 के सेकंड प्रेफरेंस को देखा।
सेकंड प्रेफरेंस में ए को 10 मिला हुआ है, बी को 15 मिला हुआ है, तो एक में 10 ऐड कर देंगे और बी में 15 ऐड कर देंगे, तो इसका 55 हो गया, इसका 45 हो गया, इसमें बी जीत गया। यही प्रोसेस रहता है, ठीक है, यही इसका प्रोसेस रहता है। ओवरऑल क्या देखते हैं, पहले देखते हैं कि सबसे पहली प्रेफरेंस किसको किसको है, जो सबसे पीछे आएगा उसको हटा देंगे, जिसको हटा रहे हैं उसको वोट देने वाले लोगों ने अपने सेकंड प्रेफरेंस में किसको रखा है, जितने लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस में जिसको जिसको रखा होगा उसको उसका नंबर दे देंगे और वो जीत जाएगा। यही इसका प्रोसेस होता है। अभी इतना समझा दिया, थोड़ा सा फिर से आप लोग समझिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अब क्या समझाया जाए, ठीक है। अब एक और चीज़, ये जो वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप जो वोट कर रहे हैं, मान लीजिए आपका नाम है कुछ राम खिलावन, मान लीजिए आपका नाम है और आप वोट कर रहे हैं, तो आप वोट करते समय अपना नाम राम खिलावन नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप अपना वोट राम खिलावन नहीं लिखेंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं कि भैया कल के ये राष्ट्रपति बन जाए, इसको पता रहे कि हम इसको वोट दिए, मेरा भला करे। आप सीक्रेसी पूरी मेंटेन करेंगे और उसको कुछ बताएंगे नहीं, ना किसी और को बताएंगे कि आप किसको दे रहे हैं, और आप अपना नाम भी उसमें कहीं मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है। आप बस अपना वहाँ पर प्रेफरेंस जो है किसको क्या है, उसको जो डेजिग्नेटेड रहेगा इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, उसका वो प्रेफरेंस आप दे देंगे कि हाँ इसको ये है, इसको ये है, इसको है। उसके अलावा आप कुछ भी वहाँ पर नहीं मेंशन करेंगे। दूसरी चीज़, दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं, ये तो हमने आपको कल ही आपको समझा दिया था। तो ये तो प्रोसेस हो गया, क्या ये पूरी प्रोसेस हो गई कि किस तरीके से इनका इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। आर्टिकल 55 तक की कहानी थी। आर्टिकल 56 अब क्या कहता है, प्रेसिडेंट अपने पद की ग्रहण करने की तारीख से 5 ईयर्स तक का उसका टेन्योर रहेगा। मतलब टेन्योर कौन बताता है, 56 आर्टिकल बताता है। कब बताता है, जिस दिन वो ओथ लेगा प्रेसिडेंट, उस दिन से 5 साल तक वो अपने पोस्ट पर रहेगा। अगर उसको रिज़ाइन करना होता है तो वो क्या करेगा, वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख के अपने सिग्नेचर के साथ में उसको रिज़ाइन कर सकता है। तो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना है तो किसको संबोधन करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाइस प्रेसिडेंट को। अगर कोविंद जी को कहना है कि मैं राष्ट्रपति नहीं रहूँगा, तो किसके पास जाएंगे, मोदी जी के पास नहीं, किसके पास जाएंगे, वेंकैया नायडू के पास जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। उसके बाद में कब 5 साल मान लीजिए पूरा हुआ और अगला इलेक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तब तक बने रहेंगे जब तक अगला व्यक्ति इलेक्टेड नहीं हो जाता, अपने पोस्ट पर आ नहीं जाता है, ठीक है। इस तरीके से उनको हटाना है तो एक 61 में इम्पीचमेंट का भी प्रोसेस है, उसके थ्रू भी हटाए जा सकते हैं। एक ये अलग प्रोसेस है कि इम्पीचमेंट अगर महाभियोग चलाया जाता है तो भी हटाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी प्रक्रिया हमारे यहाँ आज तक हुई नहीं है, भविष्य में होने की संभावना भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो होता है क्या कि इनका टेन्योर किस तरीके से रहेगा, अपने ऑफिस में कैसे कैसे बने रहेंगे। क्या दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं, तो आर्टिकल 57 कहता है हाँ दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनका दोबारा इलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक। तो 57 आर्टिकल के अकॉर्डिंग दोबारा इलेक्शन एलिजिबल हैं, वो दोबारा चुनाव भी लड़ सकते हैं। 56 और 57 हो जाएगा। 58 क्या बताता है, एलिजिबिलिटी बताता है कि कौन लड़ सकता है। एक तो इंडियन सिटीजन हो। अब यहाँ पे ख़ास बात क्या है कि बाई बर्थ ऐसा नहीं कहा गया है कि बाई बर्थ हो, यूएसए में शायद बाई बर्थ है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बाई बर्थ वगैरह कुछ नहीं है। मिनिमम एज 35 ईयर्स की होनी चाहिए, वैसे तो कहा जाता है पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल, लेकिन मोटे तौर पर लोकसभा का मेंबर बनने के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वो, ठीक है। तो ये उसकी एलिजिबिलिटी होती हैं। बाकी दिवालिया ना हो, वो सब ना हो, तो फालतू की बातें हैं, वो सब तो कोई मतलब का होता नहीं है। अब
कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी नियंत्रण में, मतलब कोई ऐसा हो जो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, सरकारी पद पर हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा, तब वो एलिजिबल होगा। ठीक है, अगर किसी गवर्नमेंट प्रॉफिट के पोस्ट पर वो है तो वो एलिजिबल नहीं है। और ख़ास बात क्या है कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर इसमें कंसीडर नहीं समझे जाते, इनको लाभ का पद नहीं समझा जाता, इनको सेवा का पद समझा जाता, तो ये लोग एलिजिबल होते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये 58 की कहानी है। और वही चीज़ इसमें है कुछ कि अगर आप संसद के सदस्य हैं और या विधानसभा के सदस्य हैं, तो जब आप इलेक्ट मान लीजिए हो गए हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपनी मेंबरशिप से इस्तीफ़ा देना होगा, रिज़ाइन करना होगा। आप यहाँ के मेंबर फिर नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको सैलरी वगैरह जो मिलेगी, आपको अदर जो छूट वगैरह मिलती है, वो सब कौन डिसाइड करेगा, वो सब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ये सारी चीज़ें आर्टिकल 59 में बताई गई हैं, उनकी सेवा शर्तें बताई गई हैं। ठीक, 60 में उनके ओथ को बताया गया है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के से राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ओथ लेता है, ओथ किस आर्टिकल से लेता है, तो आर्टिकल 60 के अराउंड लेता है। उसका शपथ किस तरीके से होता है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, अगर वो बाई चांस मान लीजिए वहाँ पर नहीं है, तो अपना रिप्रेजेंटेटिव वो एक भेजेगा। वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, उसके जस्ट बाद वाला जो एकदम से सीनियर मोस्ट जस्टिस रहेगा, वो वहाँ पर जाएगा, उसके समक्ष ओथ लेता है। तो दो बातें आपकी हो गई, रिज़ाइन करना था तो किसको कर रहा था, वाइस प्रेसिडेंट को। ओथ ले रहा है तो किसके समक्ष ले रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष ले रहा है। और जो उस पढ़ेगा वो फिक्स है, कुछ भी नहीं बोलेगा। हमारे यहाँ बहुत लोग, जैसे एक कहीं के इलेक्शन, अभी विधानसभा के सदस्य हुए थे, तो वो क्या कहिए, ओथ लेते समय जय भीम भी बोलने लगे उसमें, कि जय भीम को साक्षी मानकर ये वो। तो ये सब आप चुनाव के तक आपने कर लिया, लड़ लिया, ठीक है, लेकिन ये सब आप वहाँ पे नहीं बोलेंगे। आपको वहाँ पर वो बोलना है जो आपको प्रिस्क्राइब्ड किया गया है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रूपरेखा दे रखी है किसके लिए, कि क्या राष्ट्रपति शपथ लेंगे। मैं की जगह अपना नाम बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल देंगे कौन, चीफ जस्टिस, तो उसके बाद वो अपना नाम बोलेंगे, रामनाथ कोविंद। ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं, श्रद्धापूर्वक भारत सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, राष्ट्रपति के पद का कार्यान्वयन, राष्ट्रपति के कृत्यों का ये करूँगा, अपनी पूरी निष्ठा से करूँगा। ये सारी बातें जो उसमें लिखी हैं एग्जैक्ट वही करते हैं। और यहाँ पर ख़ास बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन की शपथ वो लेता है। किसको लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन की शपथ ले रहा है। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक गार्जियन तो आपका कौन था, एक आपका गार्जियन सुप्रीम कोर्ट तो है ही है, कि वहाँ पर आपके कभी कोई कमी कटौती होती तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट देखता है। लेकिन साथ में प्रेसिडेंट भी अपने ओथ के द्वारा, अपने ओथ से कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षण की शपथ लेता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसकी ओथ वो लेता है। तो ये भी है, ये भी है। मैक्सिमम केस में सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो सुप्रीम कोर्ट को आप ऑप्शन में टिक करिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। साथ में मैं भारत की जनता के सेवा और कल्याण, मतलब पब्लिक वेलफेयर में लगा रहूँगा। पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक कौन सी, स्टेट की पूरी, सेंटर का कोई अपना भूमि तो होता नहीं अलग से, कहीं भारत के जो राज्य हैं वही सारे आ गए, तो सबके वो वेलफेयर में लगा रहेगा, उसकी वो शपथ लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे इसके बारे में बातें हो जाती हैं। अब एक और चीज़ आती है कि उसका इम्पीचमेंट कैसे होगा, अगर उसको हटाना है तो उसके हटाने की प्रोसेस भी दिया गया है। हटाने के लिए एक चीज़ करना है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको जिम्मेदारी कोई दे रखी और उसको उसने फुलफ़िल नहीं किया, तो उसको हटाने के लिए प्रोसेस चलाया जा सकता है। और कहाँ पर चलाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, तो कहीं पर भी, चाहे लोकसभा में शुरू कर दीजिए चाहे राज्यसभा में। क्या राज्यों की विधानसभा में चलाया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है? नहीं, राज्यों की विधानसभा में नहीं किया जा सकता, सिर्फ या तो लोकसभा में किया जा सकता है या फिर राज्यसभा में किया जा सकता है। और क्या करना होगा,
इसको शुरू करने से पहले 14 डेज़ पहले प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा रिटन में कि आपको हटाने के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जा रहा है, आपके रिमूवल के लिए महाभियोग का प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं होगा कि एकदम से सब लोग खड़े हो जाएंगे कि हाँ हटाइए, उसके लिए भी प्रोसेस है। जब भी चाहे आप लोकसभा में शुरू करने जा रहे हैं चाहे राज्यसभा में, मान लीजिए लोकसभा में अगर 543 मेंबर हैं तो एटलीस्ट 1/4 उसके 1/3 1/4 लोगों ने क्या किया हो, सिग्नेचर किया हो और कहा हो हाँ इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू करिए। अगर यहाँ पर है तो 250 में से 250/4 ने शुरू कहा हो कि हाँ इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू करिए। ठीक है, उसके बाद में ये सिर्फ 1/4 किस लिए है, शुरू करने के लिए। पास होने के लिए क्या करना होगा, ईच हाउस में दोनों हाउस से उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास होना पड़ेगा। मान लीजिए लोकसभा ने शुरू किया, लोकसभा ने 1/4 ने साइन कर दिया, उसके बाद में ये यहाँ पर रखा जाएगा। जब रखा जाएगा तो इसको पास होना होगा। पास होने के लिए 2/3 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं माना जाएगा। अगर 2/3 मेंबर नहीं आए सपोर्ट में तो ये ख़त्म हो जाएगा यहीं पर। अगर 2/3 आ गए तो क्या होगा, यहाँ से लोकसभा से ये राज्यसभा में चला जाएगा। फिर राज्यसभा उसकी जांच करेगा कि हाँ सही बात है कि नहीं है। फिर वहाँ पर भी वोटिंग होगी और उसके भी 2/3 मेंबर आएंगे और वो जब अपना सपोर्ट दे देंगे तब होगा इम्पीचमेंट। लेकिन जब राज्यसभा में यहाँ से ये गया तो प्रेसिडेंट को ये अधिकार होगा कि वो खुद वहाँ पर जाके अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, हाँ मैंने माना किया है कि नहीं किया है। तो अपनी बात को कहने का अधिकार प्रेसिडेंट को रहेगा। तो ये उनका प्रोसेस होता है। किसको, सब लोकसभा, क्वेश्चन यहीं पे पूछा था कि लोकसभा में शुरू होता है कि राज्यसभा में, तो आइदर हाउस में शुरू हो सकता है, जहाँ चाहें वहाँ शुरू होता है। कितने मेंबर्स की सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं, 1/4 जहाँ पर भी हो रहा है। लोकसभा में होता है लोकसभा के 1/4, राज्यसभा में हो रहा है तो उसके 1/4। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ईच हाउस में कितना से पास होना है, 2/3 मेजॉरिटी से पास होना है। क्या प्रेसिडेंट को अपनी बात कहने का अधिकार मिलता है, हाँ मिलता है। जब दूसरे हाउस में पहुँचते हैं तो मिलता है। कितनी दिन पहले प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होता है, 14 डेज़ पहले इन्फॉर्म करना होता है। कैसे इन्फॉर्म करना होता है, रिटन में इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी हो जाती हैं इम्पीचमेंट की। इम्पीचमेंट कहाँ पर दिया है, तो आर्टिकल 61 में दिया है। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी से हो जाएंगे और ऐसा संकल्प हो जाने पर प्रेसिडेंट को अपने पोस्ट से क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। और अगर प्रेसिडेंट मान लीजिए हट गए तो उन्होंने जो काम किए थे क्या वो कैंसिल हो जाएंगे, नहीं। उन्होंने जो काम किए हैं वो रहेंगे, वो बने रहेंगे, उस काम को नहीं हटाया जाएगा। अब एक यहीं पर ख़ास बात और है। ख़ास बात क्या है कि जब इलेक्शन हो रहा था तब क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्ट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। लेकिन जब इम्पीचमेंट होता है तो ये नॉमिनेटेड भी वोट करते हैं, इलेक्शन में तो नॉमिनेटेड वोट नहीं करते, लेकिन हटाते समय नॉमिनेटेड भी वोट कर सकते हैं। लाने का अधिकार तो मनोनीत को नहीं दिया गया है, लेकिन हटाने का अधिकार दिया है। आर्टिकल 62 क्या कहता है कि अगर उनका पोस्ट वैकेंट हो जाए, उनकी अवधि समाप्त हो जाए, तो जब तक अगला इलेक्ट नहीं होता है तब तक वो अपने पोस्ट पे बने रहेंगे। दूसरा, मान लीजिए प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, या वो रिज़ाइन दे देते हैं, तो क्या किया जाएगा, विदिन 6 मंथ प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, और प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होगा तो मान लीजिए कि आज उसका इलेक्शन हो रहा है तो और ओथ ले रहा है वो, तो वो अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करेगा, ना कि बचा हुआ टेन्योर। मान लीजिए ये 5 साल में से 3 साल रहने के बाद में 2 साल पहले इनकी डेथ हो जाती है किसी प्रेसिडेंट की,
तो नया प्रेसिडेंट बचे हुए 2 साल के लिए नहीं रहेगा, बल्कि वो अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करेगा। इतने ही आर्टिकल्स हैं किसमें, प्रेसिडेंट में। ठीक है, इसको आप समझिएगा फिर से। और अब हमको थोड़ा सा बात करना है इसके मेंस के टॉपिक पे, जिस पे हम कल से शुरुआत करेंगे। अभी हम इस पे इतना ही रखते हैं। आर्टिकल्स आपके पूरे होते हैं, किस में क्या दिया है। अगर प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं आर्टिकल पे बेस्ड पूछा जाता है। एक बार आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, पेपर पेन से लिखिएगा, चीज़ों को याद करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। ठीक है।